दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। 29 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और हमेशा की तरह बिहार की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए तमाम जानकारी यहां पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे क्लास को आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। सेशन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। यह प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कच्ची दरगाह विदुपुर पुल से संबंधित सत्य है। देखिए, इसको लेकर हमने जानकारी आपको विस्तृत तौर पर दिया था। फिलहाल यहां पर इस प्रश्न में जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। जो तीन विकल्प यहां पर आपको दिख रहा है। आइए इसको लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया था वो तमाम चीजों को एक बार हम पुनः से देख लेते हैं। ये भारत का सबसे लंबा खास करके एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, कच्ची दरगाह विदुपुर पुल। आंशिक रूप से इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 23 जून 2025 को नीतीश कुमार द्वारा किया गया और जो उद्घाटन हुआ पटना से राघोपुर के बीच, ये 4.57 किलोमीटर है। हालांकि इसका जो शिलान्यास था, जो आधारशिला रखे गए थे 31 जनवरी 2016 को। अच्छा, इसके अतिरिक्त निर्माण लागत, पुल की जो कुल लंबाई है अप्रोच सहित, निर्माण एजेंसी और ये कहां से कहां तक है ये भी दर्शाया गया है। अच्छा, राघोपुर जो यहाँ पर एक्चुअली हम चर्चा कर रहे हैं, ये पहली बार सड़क से जोड़ा गया, जो कि बिहार में एक प्रकार से बोल सकते हैं आइलैंड है एक छोटा सा। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का सबसे लंबा ये एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, मतलब अधिक लोड ये ले सकता है। चलिए, अभी हाल ही में इसका आंशिक उद्घाटन हुआ था, यहाँ पर उसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी पिछले क्लास में आपको मिले थे। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आगामी 71वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर यह कोर्स संचालित हो रही है। रिसेंटली टेस्ट सीरीज की इसमें शुरुआत हुई है। अगला प्रैक्टिस सेट आपको जो फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट नंबर 13, ये आपको 2 जुलाई 2025 को निर्धारित 9 बजे मिल जाएगा शाम में। प्रत्येक खास करके सप्ताह में 2 टेस्ट होता है। जो लोग से ज्वाइन किए हुए हैं, निर्धारित समय पर टेस्ट में भाग लीजिए। जो आपका छूटा हुआ है उसे बाद में भी आप दे सकते हैं, उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, ये वो कोर्स है जिसके माध्यम से आगामी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आप संपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। कहीं पर और आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। इसमें करेंट अफेयर्स की जो एक क्लासेस आप यहाँ पर फॉलो करते हैं, तमाम पीडीएफ फाइल आदि को यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, यहां पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। देखिए, निम्नलिखित में से कहां हाल ही में इस वर्ष 28 से लेकर 29 जून 2025 तक आम महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, ज्ञान भवन पटना में अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। ये 2 दिवसीय आयोजन है, 28 और 29 जून को आयोजित हुआ है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ज्ञान भवन पटना अगर विकल्प में हमें दिख रहा है तो यही एक्चुअली राइट आंसर होगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, अशोका कन्वेंशन सेंटर जो गांधी मैदान के उत्तरी साइड में है, उत्तरी भाग में है, वहीं पर ये ज्ञान भवन और बापू सभागार है अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत। ये चीज को आप लोग समझिएगा, ध्यान रखिएगा। विकल्प नंबर ए फिलहाल राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान ये भी रखना है कि ये जो आम महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, ये राजकीय स्तर का महोत्सव है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर जो मुझे लगा है कि इंपॉर्टेंट है वो आपके बीच हमने रखा है। देखिए, बिहार की कृषि और बागवानी विरासत को समर्पित आम महोत्सव 2025 का आयोजन इस वर्ष 28 से लेकर 29 जून को पटना के ज्ञान भवन जो कि अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत है, यहाँ पर किया गया है। ये 2 दिवसीय आयोजन था। इस 2 दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आम की पारंपरिक और नई किस्मों को आम जन के बीच लोकप्रिय बनाना, किसानों को प्रोत्साहित करना और बच्चों तथा युवाओं में स्थानीय फलों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार का जो आयोजन है पिछले कई वर्षों से हो रहा है। पिछले साल भी आयोजित हुआ था, तब भी हमने जानकारी आपको दिया था। अच्छा, यहाँ पर ये हम आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि एक महोत्सव के रूप में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार से संबंधित जो भी महोत्सव या फिर पूरे भारत में कहीं भी कोई भी महोत्सव आयोजित होता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया था असम को लेकर, वहां पर हमने डिटेल जानकारी दिया था पूरे भारत में जो महत्वपूर्ण महोत्सव मनाए जाते हैं। आपको याद होगा, अगर क्लासेस आपका छूट चुका पिछला वाला, उसे जरूर देख लीजिएगा। 2025 में जो आम महोत्सव आयोजित हुआ है, यहाँ पर इसका थीम क्या है, किस विषय पर यह आधारित था, तो पुराने बागों का जीर्णोद्धार,
भावी पीढ़ियों का उपहार, ये इसका 2025 का निर्धारित थीम है। अच्छा, यहाँ पर इस खास करके आयोजन में हमें यहाँ पर एक प्रतियोगिता भी देखने को मिलता है, आम खाओ इनाम पाओ। खासकर बच्चों के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया ज्ञान भवन पटना में। अब चूंकि बात हो रही है यहाँ पर आमों की, तो बिहार को लेकर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, चर्चा होगी जर्दालू आम की, क्योंकि ये जीआई टैग प्राप्त आम है। ऐसे में ये ध्यान रखिए, बिहार में आमों की किस्मों में से भागलपुर की जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है या फिर मिल चुका है ये प्रमाण पत्र जर्दालू आम को। अच्छा, एक बात ये भी समझिएगा, जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। किसी भी उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 साल की अवधि के लिए मिलता है। फिलहाल यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2018 में जर्दालू आम को जीआई टैग मिला था। अगर ओवरऑल बात करें कि बिहार के कितने उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिला है, तो 16 उत्पादों को, इस समय तक की जानकारी के आधार पर आप ये ध्यान रखेंगे 16 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, जीआई टैग की बात हो रही है तो एक जानकारी हमने मतलब एक वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी खास करके जीआई टैग को लेकर बिहार के संदर्भ में आपको दिया है। आप एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, वहीं पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा निःशुल्क। अच्छा, एक जानकारी और, रिसेंटली अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में जीआई टैग की, तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि गया जिले के पत्थरकट्टी गांव के प्राचीन मूर्ति कला यानी कि स्टोन आर्ट को 20 फरवरी 2025 को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यहाँ की जो खास करके पत्थरकट्टी जो गया जिले के अंतर्गत है, यहाँ की जो प्राचीन मूर्ति कला है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति कला लगभग 300 वर्ष पुरानी है और जीआई टैग अभी मिला है फरवरी 2025 में। और इसके साथ ही 16 उत्पाद होंगे बिहार से जिसे जीआई टैग मिला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बात हम कर रहे थे महोत्सव की बिहार के संदर्भ में, आइए 2025 में बिहार में जो भी महोत्सव आयोजित हुए हैं उसको यहाँ पर एक नज़र हम देख लेते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमुख त्योहार व महोत्सव की, तो मिथिला परिक्रमा यात्रा, बिहार दिवस, वैशाली महोत्सव, कुंडलपुर महोत्सव, थावे महोत्सव, परशुराम उत्सव मेला और आम महोत्सव जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ, इन सभी को बारीकी से आपको ध्यान रखना है कहां पर आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली आपके बीपीएससी एग्जाम में थावे महोत्सव जो गोपालगंज में आयोजित होता है, यहां से ऑलरेडी बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा उससे पहले एक जानकारी और आपको दे दूं, ये जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं ये स्वास्तिक है, आप लोग जानते होंगे ये स्वास्तिक है। दो स्वास्तिक के बीच में जो ये आपको संरचना दिख रही है, ये बोधि वृक्ष की संरचना है। तो ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जो है ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। आप ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है कि बिहार की राजकीय चिन्ह है मतलब क्या है, तो आप ये मत बोलेंगे कि बोधि वृक्ष, बल्कि आप ये बोलेंगे कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, वहां पर मतलब ये सटीक होगा। अच्छा, ये आपको मैं इसलिए भी यहाँ पर जोर देकर बतला रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही के कुछ एग्जाम में हमें लोगों से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है, तो इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहिएगा, जरूर आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में बिहार ग्रामीण बैंक का गठन किन दो बैंकों के विलय से किया गया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जून महीने से संबंधित करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, 29 जून आज है, और ऐसे में एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये मई 2025 का है, पिछले माह का, ये छूट गया था, लेकिन एक मतलब ध्यान मेरी इस पर पड़ी तो यहाँ पर इस सीरीज में मतलब आज वाले इस क्लास में हमने शामिल किया है। एक्चुअली ये है मई 2025 का, लेकिन आप देख रहे हैं आज, ठीक है, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, मई 2025 का ये है। आइए यहां पर इसको समझते हैं। दरअसल जो बिहार ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है, किन दो बैंकों के विलय के साथ ये हुआ है, तो राइट आंसर होगा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ये वाला विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आइए यहां पर हम इसको लेकर संबंधित तथ्यों को देखते हैं। हाल ही में 1 मई 2025 को, ये डेट ध्यान रखिएगा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और साथ ही साथ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया और इस विलय करके बिहार ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। तो कब किया गया, तो 1 मई 2025 को। अच्छा, इस विलय के बाद बिहार ग्रामीण बैंक बिहार का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन गया और यह पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित है, जिसका मुख्यालय पटना में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आते हैं अगले पॉइंट पे। दरअसल दोनों बैंक की अगर हम स्थापना की बात करें, मतलब उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण
ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर उत्तर बिहार को लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 2008 को हुई थी, जबकि वहीं पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। इन दोनों का विलय कर अभी हाल ही में बिहार ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर बिहार के संदर्भ में बैंकिंग के इतिहास को लेकर कुछ पॉइंट आपके बीच हमने रखा है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना है। वो कौन सा बना है वो भी हम आपको बतलाएंगे। देखिए, यहाँ पर बिहार में बैंकिंग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, जब अंग्रेजों ने औपनिवेशिक प्रशासन और व्यापारिक केंद्र भारत में विकसित किया था। और इसी दौरान यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बिहार में भी 19वीं सदी में अंग्रेजी शासन काल में ही बैंक खास करके अस्तित्व में आया था। और वो कौन सा बैंक था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1865 में इलाहाबाद बैंक ने बिहार में सबसे पहले अपनी शाखा पटना में खोली थी, जो कि बिहार की पहली वाणिज्यिक बैंक शाखा मानी जाती है। और ये प्रश्न VVI है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। हम अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, जो इसका 5वां संस्करण होगा, इसका आयोजन नवंबर 2025 में होना है या फिर होगा। देखिए, अभी हाल ही में यह घोषणा हुई है, चर्चा में है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि राजस्थान की मेजबानी में ये 5वां संस्करण आयोजित होना है। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी गई है कि जो घोषणा हुई है, इसके आधार पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण की जो मेजबानी है नवंबर 2025 में राजस्थान करेगा। और ये पहली बार होगा जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान करने वाला है। ध्यान रखिए, 2025 नवंबर महीने में ये 8 से लेकर 22 नवंबर तक जयपुर जो राजधानी है यहाँ की, राजस्थान की, यहाँ पर आयोजित होगा, जिसमें 6000 से अधिक खिलाड़ी और 2000 अधिकारी हिस्सा लेंगे। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई थी 2020 में, कहाँ से, तो उड़ीसा से। अब यहाँ पर जो 5वें संस्करण की एक्चुअली बात कर रहे हैं, तो ये जब आयोजित हो जाएगा तो इसको लेकर आगे हम चीजों को चर्चा करेंगे। फिलहाल इतनी बातें ध्यान आपको रखना है। लेकिन पिछले 4 संस्करण की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा कहाँ पर आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ। पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में, दूसरा 2022 में कर्नाटक में, तीसरा 2023 में उत्तर प्रदेश में, चौथा 2024 में 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संस्करण में जो शीर्ष विश्वविद्यालय मतलब प्रथम स्थान पर रही, तो पहला तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 2020 में, फिर दूसरे संस्करण में जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की, फिर तीसरे में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, फिर चौथे में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये टॉप पर रही थी। लेकिन यहाँ पर बिहार के संदर्भ में एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी ये खास करके 4 राज्यों ने किया है। मतलब 4 राज्यों ने, बल्कि यहाँ पर 3 तो इधर हो गया, और ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों की पिछला संस्करण इसका संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था। और यहाँ पर अभी राजस्थान हमें देखने को मिल रहा है, 5वें संस्करण को लेकर बिहार इसकी मेजबानी नहीं किया है। बिहार का कोई बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर इस खेल में हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा, पिछले साल 2024 में एक मेडल बिहार को मिला था। 19 से लेकर 29 जनवरी 2024 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीता था और अपने पदक तालिका में जो स्थान हासिल किया था वो 115वां स्थान था। ये ध्यान आप लोग रखिएगा, चौथा संस्करण में। अब तक यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसमें बिहार ने एक ही पदक अपने नाम किया है और वो पदक कांस्य पदक है। और किस विश्वविद्यालय ने, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। पिछले साल 2024 में हमने ये जानकारी आपको दिया था। आप ये ध्यान रखिएगा, फरवरी महीने वाला जब आप PDF देखेंगे तो वहां पर ये जानकारी विस्तृत तौर पर आपको मिल जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट यहां पर है कि बिहार की राजकीय खेल क्या है। क्योंकि बात यहां पर हम खेल की कर रहे हैं, तो राजकीय खेल कबड्डी है और वर्तमान में बिहार के जो खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता है। तो इतनी बातें ध्यान यहां पर रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले चूंकि खेल की बात हो रही है और ऐसे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, लेकिन यहां पर एक बात ये ध्यान रखिए, बिहार में अभी हाल ही में कुछ बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई है। जैसे कि 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसका शुभंकर गुड़िया था जो कि राजकीय पक्षी गोरैया से प्रेरित है। और सेपक टकरा विश्व कप भी बिहार की मेजबानी में पहली बार यहां पर आयोजित हुआ, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। इसका शुभंकर भीम था जो कि गौर बाइसन
पशु से प्रेरित है, जो कि बिहार की राजकीय पशु है, ये ध्यान रखिए। और वहीं पर बिहार की मेजबानी में पहली बार अभी हाल ही में 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन हुआ, जिसका शुभंकर है गज सिंह, जो आप यहाँ पर एक्चुअली देख रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अभी हाल ही में बिहार की मेजबानी में पहली बार हुआ। अभी जो हम 3 प्रतियोगिता को लेकर जानकारी आपको दे रहे थे, ये तीनों प्रतियोगिता बिहार के इतिहास में पहली बार आयोजित हुआ है, और एक्चुअली इसको लेकर हमने कंप्लीट जानकारी भी दिया। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, जो 4 से लेकर 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित हुआ, यहाँ से आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। और इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाएंगे तो उसका PDF फाइल को भी वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तमाम बातें यहाँ से हमने आपको बतलाया है, साथ ही मंथली करंट अफेयर्स वाले PDF में इसका हमने आई थिंक 30 या 35 प्रश्न MCQ फॉर्मेट में भी दिया है। चीजें विस्तृत तौर पर आपको मिली है, उसे पढ़िएगा। एक प्रश्न मुझे लगता है कॉमन रूप से यहाँ पर पूछे जाएंगे। अच्छा, वहां पर हमने ये भी जिक्र किया कि बिहार कौन से स्थान पर रहा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ, सपोज कीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया, जो मतलब क्लासेज को आपने फॉलो किया, जो आप पढ़ रहे हैं रेगुलर। मान लीजिए कि एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि इस प्रतियोगिता में बिहार कितना पदक अपने नाम किया है, पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, राइट आंसर क्या होगा। मान के चलिए प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहां पर आते हैं अगले चौथे प्रश्न में। बांग्लादेश सरकार द्वारा हाल ही में किस तिथि को प्रत्येक वर्ष नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। देखिए इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त को प्रत्येक वर्ष ये मनाने की घोषणा हुई है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने हाल ही में 25 जून 2025 को 25 जून 2025 को यह घोषणा हुई है, और घोषणा के आधार पर प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मतलब यह निर्णय लिया गया है। दरअसल इसी दिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लिए थे। इस लिहाज से इस दिन का चुनाव किया गया है। दरअसल आपको ध्यान रखना है कि उसी दौरान 5 अगस्त को कॉलेज छात्र नेताओं के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना अचानक देश छोड़कर भागे थे और भारत में शरण ली थी। ये तभी की ही बात है, उसी दौरान की बात है, जब मतलब इसके पश्चात अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में यहाँ पर मोहम्मद यूनुस शपथ लिए थे। तो ये चीज ध्यान रखें, इसी दिन को चिन्हित करते हुए इसी की स्मृति में अभी हाल ही में ये घोषणा हुआ है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखें, चूंकि बात हम कर रहे थे नोबेल शांति पुरस्कार की मोहम्मद यूनुस के संदर्भ में, तो मोहम्मद यूनुस की बात करें, जिन्हें एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ये एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और सामाजिक उद्यमी है, जिन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के संदर्भ में, बांग्लादेश के जन्म से संबंधित या फिर ये बोलें कि इनकी स्थापना से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। एक एक करके सभी को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। मैं यहाँ पर पहले पॉइंट से शुरू करता हूँ, ध्यान रखिएगा। वीडियो इस वजह से, देखिए कितना सारा कंटेंट है, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन ये चीजें जब आप पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, मतलब जब ये चीजें आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप एग्जाम को लेकर प्रिपेयर हो पाएंगे। आपको बहुत ऐसा सोर्स मिलेगा जहां पर करंट अफेयर्स को लेकर, मतलब जो क्लासेस होती है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में चीजों को समेट देता है, लेकिन इतना डीप में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर मिल रहा है तो थोड़ा सा समय दीजिए, 24 घंटा आपके पास है, आप 35 से 40 मिनट करंट अफेयर्स को लेकर दे सकते हैं। निश्चित तौर पर तैयारी बेहतर होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इस वीडियो क्लास की, प्रत्येक दिन आप जो इतने तथ्यों को देखते हैं, मान के चलिए कि 150 से 200 जो पॉइंट है करंट अफेयर से संबंधित या फिर उससे रिलेटेड, लगभग इतना तो होता होगा आपका कवर। तो समझ लीजिए कि पूरा निरंतरता के साथ इसे फॉलो करेंगे तो कितना आप स्टेबल हो पाएंगे, कितनी आपकी जो खास करके याद रखने की क्षमता या फिर जो खास करके आप उत्कृष्ट हो पाएंगे, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था। दरअसल 1947 में भारत के, चलिए मैं यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। दरअसल 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह पूर्वी पाकिस्तान का लाया था। हालांकि भाषा, संस्कृति और आर्थिक भेदभाव के कारण वर्षों तक यहां पर असंतोष पनपता रहा, और आपको ध्यान रखना है कि परिणाम स्वरूप 1970 में अवामी लीग, जिसके प्रमुख थे शेख मुजीबुर रहमान, मतलब इनको आम चुनाव में 1970 में स्पष्ट बहुमत
बहुमत मिला, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं सौंपी गई। इससे पूर्वी पाकिस्तान में मतलब ये जो हुई घटना, इसको लेकर पूर्वी पाकिस्तान में जो भावना है ये भड़क गई, विद्रोह की भावना यहां पर भड़क उठी। और आपको ध्यान रखना है, अगले ही साल 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और 26 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था, जब ये घोषणा हुई थी, तो इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी अब मनाया जाता है। दरअसल बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मुक्ति वाहिनी नामक गुरिल्ला सेना बनाई गई थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। पाकिस्तानी सेना ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक भारी हिंसा और नरसंहार किया था। आपको ध्यान रखना, जिसे कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट कहकर संबोधित किया था। अच्छा, भारत ने शरणार्थियों की भारी संख्या और मानवीय संकट को देखते हुए बांग्लादेश की जनता का समर्थन किया था, उसके पक्ष में खड़ा हुआ था। 3 दिसंबर 1971 की बात है, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जिससे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की बात यहां से निकल कर आती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत ने 13 दिनों में निर्णायक जीत हासिल की थी और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये इसका परिणाम था। और आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत ऐसा पहला देश बना था जब 6 दिसंबर 1971 को, या फिर ये बोलें पहली बार भारत ने ही 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दिया था। तो ऐसे है बांग्लादेश की स्थापना की कहानी। ये तमाम बातें ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर एक्चुअली हमने मुक्ति वाहिनी सेना की बात किया, फिर जो खास करके यहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट की हमने बात किया। ये कंप्लीट जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पर भी पोस्टर के माध्यम से जो हम शेयर करते हैं, हमारी टीम शेयर करती है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आदि पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, आप लोग वहाँ पर भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें क्लासेज में जब आप देखते हैं और साथ साथ PDF भी आपको मिलता है, और जब पोस्टर के माध्यम से मिलता है तो चीजें आपके सामने रहती है, मतलब उसे एक बार देखते हैं तो लंबे समय तक याद हो जाते हैं। जब चीजों को आप बार बार देखते हैं तो ऐसा मतलब होता है कि चीजें आपके दिमाग में सेट रहती है। तो जरूर हमें फॉलो कीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि पर। चलिए, 5वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत की समुद्री तट रेखा की जो लंबाई है, इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिला है या फिर दर्ज की गई है। अब भारत की कुल समुद्री तट रेखा कितनी हो गई है, ये एक्चुअली यहाँ पर आज का मतलब ये 5वां नंबर प्रश्न है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें वृद्धि जो हुई है इसके पश्चात ये बढ़कर हो चुका है 11,098.8 किलोमीटर। मतलब ये एग्जैक्ट डेटा है, आपको ध्यान रखना। तकरीबन यहाँ पर 11,000 किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं, कई जगहों पर मतलब ऐसा भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो कहा गया है 11,098.8 किलोमीटर। अब आपको बता दूं कि भारत की समुद्री तट रेखा कुछ समय पहले तक 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती थी। कई स्रोत में, कई जगहों पर प्रश्न के रूप में मतलब ये डेटा आपको वहां पर आंसर में दिखेगा। लेकिन हालिया जारी गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 से 24 के अनुसार अब भारत की तट रेखा की जो लंबाई है ये 11,098.8 किलोमीटर, यानी कि मतलब यहां पर ये बढ़कर इतना हो चुका है, जो कि अगर हम बात करें तो इसमें 47.64% वृद्धि देखने को मिला है। ये इतना दर्शाता है। राउंड फिगर कई स्रोत में आपको 48% भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 47 मतलब 47.5 से अधिक है तो तकरीबन 48 ही मान के चलिए। अगर 47.5 से कम होता तो हम यहाँ पर लगभग 47 बोलते, लेकिन यहाँ पर 48 जब भी बोलेंगे तो मतलब यहाँ पर लगभग शब्द का प्रयोग होगा। तो भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है, जो एक्चुअली यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो ये बढ़कर कितना हो चुका है, तो 11,098.8 किलोमीटर। दरअसल ये जो वृद्धि हुई है एक्चुअली ये कैसे मतलब ये कैसे सामने आया है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि उन्नत सैटेलाइट मैपिंग, यानी कि जो एडवांस सैटेलाइट मैपिंग है, इस प्रक्रिया के माध्यम से फिर जीआईएस तकनीक और कोस्टलाइन पैराडॉक्स के आधार पर जो अभी हाल ही में गणना हुई, एक प्रकार से ये जो मतलब तकनीक के माध्यम से ये गणना हुई, इससे कुछ ज्यादा स्पष्टता के साथ ये मतलब आंकलन हुआ है, तो ये बढ़ा है और वृद्धि हमें देखने को मिला है लगभग खास करके 48%। अब यहाँ पर इतना हो चुका है बढ़ के। अच्छा, इसके साथ लगभग 1300 नए द्वीपों का द्वीपों या फिर द्वीपक संरचनाओं को भी चिन्हित किया गया, छोटे बड़े जो भी हैं, जो कि पहले के मानचित्रण में शामिल नहीं था।
नया मानचित्र जारी किया गया, इसमें मतलब ये दर्शाया गया है। अच्छा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है गुजरात राज्य का है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है, यह भी ध्यान रखें। अच्छा, इस टॉपिक से संबंधित दरअसल भारत के संदर्भ में तटरेखा को लेकर अगर हम देखें तो यहां से हमें 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, हालांकि और भी हो सकते हैं लेकिन 2 हमने यहां पर शामिल किया है कि भारत की समुद्री तटरेखा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। अच्छा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है किस राज्य का है? गुजरात का है। अभी हम आपको बतला रहे थे 1600 से अधिक किलोमीटर मतलब इसकी लंबाई है। एसएससी सीजीएल 2018 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो फिलहाल यहां पर इस प्रश्न में इतनी जानकारी ध्यान रखने योग्य है। छठा प्रश्न है कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था यानी कि इफ्को ने हाल ही में किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, इसका राइट आंसर यहां पर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि घोषणा जो हुई है ब्राजील को लेकर हुई है। विकल्प नंबर बी राइट यहां पर हो जाएगा। अब कंप्लीट जानकारी यहां पर दर्शाई गई है, आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था ने कि इफ्को ने हाल ही में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय विस्तार की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार इफ्को ब्राजील के क्यूरिटीबा शहर में नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। अब यहाँ पर इस संयंत्र की बात करें तो इसमें एक चीज ये भी समझना है कि जो समझौता दरअसल हुई है ये इफ्को और ब्राजील की कंपनी नैनोफर्ट के बीच हुई है, जो कि 7:3 के रेशियो में या फिर 7:3 अनुपात में संयुक्त उपक्रम ज्वाइंट वेंचर में ये स्थापित किया जाएगा या फिर जा रहा है। दरअसल संयंत्र की अनुमानित उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन लीटर प्रति वर्ष होगी और इसका उद्देश्य भारतीय तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया और अन्य नैनो उत्पाद को वैश्विक कृषि बाजार में उतारना है। तो इफ्को के द्वारा यह किया गया, ये खास करके विस्तार जो मतलब करने को लेकर घोषणा हुई, पहली बार है जब भारत के बाहर कहीं पर इफ्को द्वारा इस तरह का संयंत्र स्थापित करने को लेकर बातें कही गई है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, भारत के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे भारत की एग्रो टेक्नोलॉजी, नैनो उर्वरक नवाचार और वैश्विक कृषि में भागीदारी को नई पहचान मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, नैनो खास करके यूरिया की जो हम बात कर रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये एक प्रकार से कृषि के लिए क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। एक बात यहाँ पर ये समझिए, इफ्को की जो बात हम कर रहे हैं, स्थापना इसकी हुई थी 3 नवंबर 1967 को। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। फिलहाल इस प्रश्न में इतनी बातें ध्यान रखना है और विशेष रूप से जो एक्चुअली यहाँ पर बात हुई है ब्राजील को लेकर और यहाँ पर नैनोफर्ट की हमने बात किया है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए और किस अनुपात में, तो 7:3 के अनुपात में, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते यहां पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूर की गई शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना जो है ये किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है? ध्यान रखिए, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई, हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है और ऐसे में ध्यान रखिएगा। फिलहाल राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर यहां पर बी, यानी कि नागपुर से सिंधुदुर्ग। नागपुर तो महाराष्ट्र में है, जबकि सिंधुदुर्ग की बात करें तो ये गोवा में आता, गोवा सीमा यहां पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर वो चीजें हमने लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 24 जून 2025 को शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह लगभग 802.6 किलोमीटर लंबा 6 लेन का हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होगा जो नागपुर के पवनार जो कि वर्धा जिले के अंतर्गत है, यहां से शुरू होकर सिंधुदुर्ग जिले के पत्रा देवी जो गोवा सीमा तक है, मतलब गोवा सीमा के पास है, यहां तक ये जाएगा। मतलब इतने सारे क्षेत्रों को ये कवर करेगा। लगभग 802 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस होगा। अच्छा, यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये परियोजना का जो उद्देश्य है ये राज्य के 12 जिलों को जोड़ना है तथा इसके अंतर्गत आने वाले 18 धार्मिक स्थलों, शक्तिपीठों, ज्योतिर्लिंगों तथा पंढरपुर जैसे तीर्थ स्थानों को मतलब जोड़ना है। इस लिहाज से अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, नाम दिया गया शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। ये ध्यान रखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 24 जून को इसकी घोषणा दी है, मतलब की है। दरअसल यहां पर जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इस मतलब जोड़ने के उद्देश्य से, अब यहां पर यह समझना कि यह राज्य के धार्मिक पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और परिवहन को भी मजबूती देगा और इसे महाराष्ट्र का धार्मिक समर्पित एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक फायदा यह भी होगा, जो अभी पारंपरिक रूप से देखा जाए, जो खास करके जो एक्चुअली
एक्चुअली बात हम कर रहे हैं नागपुर से यहाँ पर गोवा सीमा के पास जो सिंधु दूर की हम बात करें, दोनों को लेकर जो घोषणा हुई है, जो जोड़ा जाएगा, जो समय है इस समय 18 घंटे लगता है, अब ये घट के 18 घंटे रह जाएगा जब ये खास करके निर्मित हो जाएगा। तो ऐसी बातें यहाँ पर मीडिया में कही जा रही है, उसी आधार पर ये चीजें आपके बीच हमने रखा है और ये सभी प्रमाणित है, ऑथेंटिक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नहीं है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई है 1386 किलोमीटर और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से शुरू होकर मुंबई तक जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है 6 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से होकर गुजरता है। और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आई होप ये चीजें यहाँ पर क्लियर है, इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है 8वां प्रश्न, मां से बच्चे तक। ठीक है, मां से बच्चे तक HIV के संचरण को समाप्त करने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश अभी हाल ही में कौन बना है? देखिए यहां पर प्रश्न को समझिएगा, मां से बच्चों तक HIV का जो संचरण होता है उसको समाप्त करने को लेकर WHO की जो एक खास करके गोल्ड टियर स्थिति प्रमाण पत्र है, ये मतलब स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, मतलब किसे ये मान्यता मिली है। मतलब अफ्रीकी देशों में अगर हम बात करें तो इस देश का नाम है बोत्सवाना। ये ध्यान रखिए, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा एक बात और, हमने पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि एप्लीकेशन को आप लोग रेट कीजिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जितने लोग बने हुए हैं या फिर हमें यहाँ पर फॉलो करते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के एप्लीकेशन को जरूर रेट कीजिएगा। कुछ जरूरी बातें हमने आपको बताया था कि एप्लीकेशन पे हम लोग 50,000 के मतलब विद्यार्थियों का जो आंकड़ा है, जो हमारा परिवार है, उसको हम लोग पार कर चुके हैं, 50,000 से अधिक। और एक्चुअली उसके बावजूद भी 50,000 वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तकरीबन 10 से 12-15 दिन हो चुका है, लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, मतलब आप लोगों के तरफ से एक प्रकार से मैं समझूंगा गुरु दक्षिणा है। मतलब ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जरूर रेट कीजिएगा। वो मतलब वहां पर एप्लीकेशन पे जो भी बातें मेरे प्रति आपको अच्छा लगे या फिर जो भी सुधार की इसमें जरूरत है, आप इसी क्लास को लेकर वहां पर कुछ भी अच्छा फीडबैक हो तो वो जरूर दीजिएगा। कम से कम मेरे लिए इतना जरूर आप लोग कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले 9वें नंबर प्रश्न पे कि भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया है? इसको लेकर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर तितली अभ्यारण्य की चर्चा हुई, पूरे मतलब ये खबरों में है, सुर्खियों में है। राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी। इसमें जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे, यहाँ पर कई लोगों को एक पॉइंट में कंफ्यूजन होने वाला है, इसका भी यहाँ पर हम खंडन कर देंगे कि कंफ्यूजन कहाँ पर आपका होगा और क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करें भारत का पहला औपचारिक तितली अभ्यारण्य केरल राज्य के कन्नूर जिले स्थित आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खास करके यहाँ पर सेंचुरी को घोषित किया गया है। ये अभी हाल ही में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित हुआ है। दरअसल इसका जो उद्घाटन है ये 18 जून 2025 को अभी हाल ही में किया गया है, एक प्रकार से तितली अभ्यारण्य के रूप में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन का जो विषय है इसको समझिएगा। दरअसल बिहार को लेकर एक खास करके यहाँ पर पहले मैं पॉइंट को पढ़ लेता हूँ। हालांकि बोध गया बिहार में एक तितली प्रजनन केंद्र है। ये गया जी जो बिहार में स्थान है या फिर जिला है, यहाँ पर एक जगह है बोध गया। तो बोध गया बिहार में एक तितली प्रजनन केंद्र है और जिसे कि नवंबर 2022 में खोला गया था। यह अभ्यारण्य नहीं है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट भी लिखा है। तो कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि बिहार का पहला तितली अभ्यारण्य जो है ये बोध गया में है, ना कि केरल में। तो इस चीज का खंडन करते हुए यहाँ पर हमने वो लिखा है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये आपको ध्यान रखना, अभ्यारण्य नहीं है जो बोध गया में, ये एक प्रजनन केंद्र है। अभ्यारण्य की बात करें तो अभी हाल ही में 18 जून को घोषित किया गया है यहाँ पर, कहाँ, केरल में, जो खास करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरालाम इसे, और कहाँ पर है केरल में, तो कन्नूर जिले में। ये भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है। इस चीज को भूलिएगा मत, इसे ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। अच्छा तितलियों को लेकर यहाँ पर कुछ विशेष बातें आपके बीच हमने रखा है, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी तितली जो है गोल्डन वर्ड विंग है। और पूरी दुनिया में अगर हम तितली की सबसे बड़ी प्रजाति की बात करें तो क्वीन अलेक्जेंड्रा वर्ड विंग ये है। अच्छा एक बार और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पूरी दुनिया में 24,000 से अधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। लेकिन एक चौंकाने वाला डाटा है कि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर तितलियां नहीं पाई जाती है। परिणाम क्या है, मतलब किस रीजन से, तो वहां ठंड बहुत पड़ती है इसी वजह से। अच्छा एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, तितलियों के झुंड को रोस्ट कहा जाता है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, तितलियां जब हवा में उड़ रही होती है
तो उस स्थिति में उसे रोस्ट नहीं कहा जाता है, बल्कि जब वो आराम कर रही होती है, बैठे हुए होती है झुंड में, तो उस वक्त उसे कहा जाता है रोस्ट, यानी कि उस वक्त के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, तितली के वैज्ञानिक नाम को भी यहाँ पर लिखा गया है, मतलब जो इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है ये लेपिडोप्टेरा नामक वर्ग में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं यहाँ पर हम अब अगले प्रश्न पे। हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट इग्नोर्ड अ लीडर नामक पुस्तक का जो विमोचन है किसने किया है? इस प्रश्न का तो सबसे पहले राइट आंसर जान लीजिए। जो द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक अभी विमोचन किया गया है, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, इनके द्वारा। अब यहाँ पर एक जानकारी सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले क्लास में दरअसल एक प्रश्न हमने इसी तरह का आपको बताया था। दरअसल अभी एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जो भारत में 1975 में आपातकाल लगी थी, इसकी अभी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। पिछले क्लास में मतलब ये कंटेंट ही गलत लिखा गया था, जिस वजह से मतलब फ्लो में वो हमने पढ़ाते हुए मतलब उसको मतलब निकाल दिया। वहां पर गलती थोड़ा सा ये हुआ था, हमने मिस्टेक से ये बोल दिया था कि पहली बार 1975 में आपातकाल लगा था भारत में। ये बिल्कुल गलत है, आपको ध्यान रखना। पहली बार एक्चुअली 3 बार भारत में आपातकाल लगा। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध में के दौरान, और फिर 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, फिर 1975 में आंतरिक अशांति के प्रति मतलब इसको लेकर ध्यान रखते हुए ये खास करके घोषणा हुई थी। तो 3 बार लगा, इस चीज को आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूं। यहाँ पर फ्लो में चीजें इतनी सारी होती, कितना सारा कंटेंट है, समझ रहे हैं। और प्रयास ये भी रहता है कि वीडियो अधिक लंबा ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्लो में कई बार होता है कि ये चीजें गलत हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 1977 ही लिखा हुआ है, सपोज कीजिए 1970 लिखा हुआ है, मैंने इसे कुछ और ही पढ़ लिया, 1987 पढ़ लिया, 1970 पढ़ लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली हाँ गलत तो है, लेकिन फ्लो में कई बार होता है, ये आपसे भी होता होगा, बहुत सारे लोगों से होता है। तो हालांकि ये 1-2 बार हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको सुधार दिया हूँ, ये चीज ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ चीजें विशेष है कि 25 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खास करके भारत में 1975 में लगी इमरजेंसी खासकर आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे द इमरजेंसी डायरीज नामक एक नई किताब का विमोचन किया है। अच्छा, इस किताब की विषय वस्तु क्या है? दरअसल आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी की एक युवा आरएसएस प्रचारक के रूप में भागीदारी का वर्णन इस पुस्तक में विस्तार से किया गया है। कवर पेज को आप यहां पर इस पुस्तक की देख सकते हैं। पिछले साल 2024 में केंद्र सरकार ने पहली बार 25 जून को, यानी कि इसी तिथि को, जब ये आपातकाल लगी थी, आपको ध्यान रखना था, मतलब रखना है कि इसी तिथि को आधिकारिक रूप से संविधान हत्या दिवस भी घोषित किया था पिछले साल 2025 में और 24 में, और प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जब ये खासकर 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। तो उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, और यह आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था, और आपातकाल लगभग 21 महीना चला था और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ था। तो फिलहाल ये चीज ध्यान है कि अभी हाल ही में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नहीं कि 50वीं वर्षगांठ मनाई नहीं गई है, बल्कि हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि 50 वर्ष इसका पूरा हुआ है। ये चीज ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहले तो सभी कथन पढ़ना है और हमें चुनना क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। सही कथन हमें यहाँ पर चुनना है। देखिए, पहला जो कथन है, टाटा समूह भारत का पहला ब्रांड बन गया जिसकी ब्रांड वैल्यू $30 बिलियन से अधिक पहुंच गया है। ये भी हालिया आई थी, खास करके एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था, ये सत्य है। दूसरा, यह जानकारी ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 में प्रकाशित हुई है। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। तीसरा है कि इस रिपोर्ट में टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर या फिर वैश्विक स्तर पे 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी यहाँ पर सत्य है। फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए, तीनों विकल्प सत्य है। एक बार पुनः से इसे देख लीजिए। खास करके टाटा समूह को लेकर यहां पर लिखा गया है $30 बिलियन से अधिक मतलब पहुंचने वाली कंपनी बनी है, पहली ब्रांड बनी है भारत की, और ये ब्रांड फाइनेंस द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। रिपोर्ट का नाम ये है और अभी वैश्विक स्तर पर 60वें स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि सभी यहां पर सत्य हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान या फिर किस केंद्रशासित प्रदेश में ऑपरेशन बहाली संचालित किया गया है। यहां पर नहीं में हो जाएगा।
देखिए राइट जो आंसर है ये उधमपुर एक जगह है जम्मू कश्मीर में, यहीं पर अभी हाल ही में ऑपरेशन बिहाली संचालित हुआ है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया और उससे जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है। मैं पुनः से बोल रहा हूं कि इस तरह का संग्रह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आज के इस क्लास का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, हमारे तमाम जो मटेरियल जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं आप इस कोर्स के माध्यम से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया था इस कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। प्रीलिम्स की संपूर्ण तैयारी यहां पर आपकी हो जाएगी। इसमें नोट्स आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स का पैकेज इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टिकोण से मिलने वाला है। अच्छा, टेस्ट सीरीज में ये सारे सेक्शन आपको दिखेंगे। आपको इसमें ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है ये फुल लेंथ टेस्ट का है। हालांकि जब आप इसे परचेज करेंगे तो सभी अनलॉक हो जाएगा, सभी आप वहां पर देख पाएंगे। तो एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, आप इसको जरूर ले लीजिए। और अच्छा, रेट जरूर कीजिएगा, जो हमने आपको बोला है फीडबैक दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।